ओम शांति साथियों, स्वागत है पुरुषोत्तम संगम युग की 23वीं कड़ी में। आज का शीर्षक है पुरुषोत्तम संगम युग एवं भाषा के द्वारा एकता का प्रयोग। दोस्तों, आज से 5000 वर्ष पूर्व सतयुगी दैवी सृष्टि में राज्य, धर्म, भाषा, वर्ग, मुद्रा, संस्कृति आदि सब में एकता थी। इसलिए उस स्वर्गिक सृष्टि में अटल, अखंड, निर्विघ्न, सुख शांति संपन्न राज्य आधा कल्प अर्थात 2500 वर्ष तक चलता रहा। एकता रूपी दैवी गुण की विस्मृति से अनेकता आई। परिणाम स्वरूप मैं और मेरा ये दो शब्दों का समाज में जन्म हुआ, जिससे समाज में दुख, अशांति आई और उससे मुक्त होने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग हुए। अनेक देशों और सभ्यताओं में विभाजित सृष्टि को एकता में लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई। परंतु परिणाम को देखा जाए तो विश्व में अनेकता बढ़ती ही जा रही है। विश्व में अनेक भाषाओं के द्वारा भी अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हुई हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ तब भारत में केवल 3% लोग ही अंग्रेजी भाषा जानते थे। फिर भी देश में एकता स्थापित करने के लिए देश के कारोबार में अंग्रेजी भाषा को निमित्त बनाया गया। हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक थी, फिर भी हिंदी भाषा के लिए सबके मन में पूर्ण रूप से सम्मान जागृत नहीं किया जा सका। उदाहरणार्थ, अभी भी एक राज्य में ट्रस्ट का बैंक खाता खोलने के लिए हमने भारत सरकार के द्वारा हिंदी में दिए गए 2 प्रमाण पत्र भेजे, परंतु बैंक वालों ने उनको वापस करके कहा कि हमें उनका भाषांतर अंग्रेजी में करके भेजें तो हम स्वीकार करेंगे। संगम युग में भारत देश में हिंदी भाषा एकता लाने में इतनी सफल नहीं हुई है। उसके अनेक कारणों में एक कारण यह भी है कि हिंदी भाषा की उपयोगिता बढ़ाने के लिए अन्य भाषाओं में प्रचलित शब्दों को अपनाने के स्थान पर नए शब्दों का आविष्कार किया गया, जिनका प्रयोग जनसाधारण के लिए कठिन ही नहीं किंतु अस्वीकार्य जैसा हो गया। जैसे रेलगाड़ी को हिंदी में लोह पथगामिनी और रेलवे स्टेशन को अग्निरथ विराम स्थल नाम से संबोधित किया गया, जो जनसाधारण ने स्वीकार नहीं किया, परंतु फिर भी केंद्र सरकार ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया। शिव बाबा ने भाषा के संबंध में बहुत सुंदर बात कही है। बाबा ने कहा है, भाषा तो माध्यम है विचारों को प्रकट करने का और विचारों का आदान प्रदान करने का। भाषा साधन मात्र है, साध्य नहीं। साध्य है समाज कल्याण और सर्वोन्नति, परंतु कई बार साधन और साध्य के भेद का विवेक खो देने से साधन को ही साध्य समझ लिया जाता है, जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ब्रह्मा बाबा में साधन और साध्य का विवेक बहुत स्पष्ट था, जिसके विषय में एक उदाहरण यहाँ देते हैं। एक बार आदरणीय दादी निर्मला शांता जी ने कोलकाता से प्यारे ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि यहाँ के समाज में मान्यता प्रचलित है कि सौभाग्यवती स्त्री को पति की दीर्घायु के लिए मछली खाना अनिवार्य है, नहीं तो उसकी सास, ननद आदि उस पर अत्याचार करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन मछली खाने वाली माताओं को हम क्लास में आने की स्वीकृति कैसे दें? ब्रह्मा बाबा ने यह प्रश्न मेरे से पूछा तो मैंने कहा, खान पान की शुद्धि तो ब्राह्मण जीवन के लिए अति आवश्यक नियम है। तब ब्रह्मा बाबा ने हंसते हुए कहा कि ये माताएं स्वेच्छा से मछली नहीं खाती हैं, परंतु यह उनकी मजबूरी है। ज्ञान का मूल सिद्धांत तो बाबा को याद करना और ब्रह्मचर्य की धारणा करना है। यदि वे मछली खाकर भी पवित्र रहती हैं और शिव बाबा को याद कर, तो हम उनको शिव बाबा के बच्चे के रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? इन्हें मछली खाने के कारण कुछ कम अंक मिलेंगे, परंतु ब्राह्मण जीवन के अन्य नियम संयम पालन करने के कारण अच्छे अंक भी तो मिलेंगे। इस बात को समझते हुए भी हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य तो शुद्ध अन्न ही है। ऐसा नहीं कि इसको ढाल बनाकर अन्य लोग भी मछली खाना आरंभ कर दें, ऐसा ब्रह्मा बाबा ने समझाया। इस प्रकार यज्ञ के कारोबार में भी गंभीरता से सोचना पड़ता है कि ऐसा निर्णय करें जिससे यज्ञ की एकता कायम रहे। एक उदाहरण और है। एक बार भारत में हम सब ने
मेगा प्रोग्राम अक्टूबर की 3 और 4 तिथियों में करने का निश्चित किया और लक्ष्य रखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी स्थानों पर यह प्रोग्राम इन्हीं तिथियों में किया जाए और उसका नाम रखा गया ग्लोबल फेस्टिवल फॉर रिसीविंग गॉड्स पावर्स एंड ब्लेसिंग्स। परंतु विदेश में अक्टूबर की 3 और 4 की तिथियां सुविधाजनक नहीं लगीं, क्योंकि उन्हीं दिनों ज्ञान सरोवर में पीस ऑफ माइंड रिट्रीट का निर्णय पहले से ही हो गया था। इसलिए विदेश के सभी भाई बहनें उस समय भारत में होने थे। ऐसी स्थिति को देखते हुए विदेश के भाई बहनों ने विदेश में यह प्रोग्राम 20 सितंबर को करने का निर्णय किया और उसका नाम रखा एक्सपीरियंसिंग इनर पावर एंड प्रोटेक्शन। तिथियों और विषय के भेद की बात के लिए आदरणीय दादी जानकी जी से पूछा गया तो उन्होंने स्वीकृति दे दी, क्योंकि सेवा के नाम पर एकता होनी ही चाहिए, उसमें मतभेद नहीं होना चाहिए। यूरोप महाखंड में अनेक देश हैं जिनकी अपनी अपनी भाषा, संस्कृति, मुद्राएं आदि हैं। अनेकता के कारण प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का केंद्र बिंदु यूरोप ही बना। अब फिर से वहाँ की धरती पर कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो और वहाँ अमन चैन रहे, इसलिए उन्होंने वहाँ के सभी राष्ट्रों का एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा है यूरोपियन कमीशन। इस संगठन ने पहले तो मुद्राओं में व्याप्त विभिन्नता को दूर करने के लिए यूरो डॉलर नाम से एक मुद्रा चलाई। अब उन्होंने भाषा की एकता के लिए भी इंग्लैंड की सरकार के साथ विचार विमर्श करके एक नई अंग्रेज़ी भाषा अपनाई और उसका नाम रखा यूरो अंग्रेज़ी। भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत सरकार को सुझाव दिया गया था कि भले ही भारत में अनेक राज्य और भाषाएं हैं, परंतु भारत की सभी भाषाओं की लिपि संस्कृत की देवनागरी रहे, परंतु वह विचार मान्य नहीं हुआ। शिव बाबा ने इसी क्षेत्र में कितना क्रांतिकारी कदम उठाया कि भले ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना सिंध में हुई, परंतु विद्यालय की मुख्य भाषा सिंधी नहीं रखी, बल्कि बाबा ने व्यवहार करने के लिए हिंदी भाषा को ही अपनाया और सबको कहा जो सिंधी में बोलेगा उसे पापड़ खाने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार शिव बाबा ने हिंदी भाषा को अपनी भाषा बनाकर सारे यज्ञ में एकता का प्रयोग किया, जो पूर्ण रूपेण सफल रहा। विदेश के भाई बहनें भी बाबा की अपनाई इस हिंदी भाषा में पूर्ण रुचि और श्रद्धा रखते हैं और सीख कर व्यवहार में लाते हैं। अंग्रेजी भाषा और जर्मन भाषा को एकीकृत करने के लिए यूरोपीय कमीशन ने कुछ शब्दों की लिपि को उनके उच्चारण के अनुसार लिखने का निश्चित किया है। उसके अनुसार अब यूरो भाषा में सी की जगह एस होगा, अर्थात CIVIL सिविल शब्द का नया रूप SIVIL सिविल होगा। ऐसे ही कहीं पर सी के स्थान पर के अक्षर को लिखा जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप CLEAR क्लियर को नए रूप में KLEAR क्लियर लिखा जाएगा और कन्फ्यूजन CONFUSION कन्फ्यूजन को KONFUSION लिखा जाएगा। ऐसे ही दूसरे वर्ष में कुछ शब्दों का परिवर्तन करेंगे, जैसे PH के स्थान पर F अक्षर को लेंगे, जिसके फलस्वरूप PHOTOGRAPH फोटोग्राफ को 2 साल तक FOTOGRF लिखा जाएगा। ऐसे ही तीसरे साल में और परिवर्तन करेंगे, जैसे CC को निकाल कर के करेंगे, जैसे ACCURATE एक्यूरेट की जगह AKURATE एक्यूरेट हो जाएगा। फिर चौथे वर्ष में TH के स्थान पर Z आ जाएगा और W के स्थान पर V आ जाएगा। 5वें वर्ष में और परिवर्तन होंगे। फिर 5 वर्ष के बाद यूरो अंग्रेजी भाषा क्या होगी, उसका एक उदाहरण नीचे लिख रहे हैं। वर्तमान अंग्रेजी में देयर विल बी नो मोर ट्रबल और डिफ़िकल्टीज एंड एवरीवन विल फाइंड इट ईजी टू अंडरस्टैंड ईच अदर। यूरो अंग्रेजी भाषा में देयर विल बी नॉर्मल ट्रबल और डिफ़िकल्टीज एंड एवरीवन विल फाइंड इट ईजी टू अंडरस्टैंड इच अदर। अंग्रेजी भाषा में परिवर्तन करने वाले इंग्लैंड के राजनेताएं
और अंग्रेज़ी के विद्वान सहमत हो गए हैं ताकि भाषा के कारण यूरोप में एकता हो। इससे यह सीखने को मिलता है कि परिवर्तन को लोकमान्य होने के लिए कई बातों में परिवर्तन करना होता है। व्याकरण में जो नियम बनाए गए हैं वे भाषा के सुचारू रूप से प्रयोग के लिए बनाए गए हैं। अगर यह सिद्धांत बुद्धि में नहीं रहा तो वह भाषा जनमानस से लुप्त हो जाएगी और लोग जो भाषा अधिक सुविधाजनक है उसे स्वीकार कर लेते हैं। अगर यह सिद्धांत बुद्धि में नहीं रहा तो वह भाषा जनमानस से लुप्त हो जाती है और लोग जो भाषा अधिक सुविधाजनक होती है उसे स्वीकार कर लेते हैं। हिंदी के विद्वान पंडितों ने परिवर्तन की चुनौती को स्वीकार नहीं किया और व्याकरण की जड़ता के कारण हिंदी भाषा को स्वतंत्र भारत की व्यावहारिक राष्ट्रभाषा नहीं बना सके। शिव बाबा ने अपनी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे यज्ञ का हर बच्चा, भले वह किसी प्रांत या देश का हो, उसे अपनी भाषा समझता है। जैसे बाबा बोलते हैं, सुनंती कथंती सुनावंती अहो मम माया भागंती। इन्हें सुन उड़िया भाषा भाषी भाई बहनें कहते हैं कि शिव बाबा ने हमारी उड़िया भाषा को स्वीकार किया है। आदरणीय गुलजार दादी जी के नाम पर गुलजार शब्द पर्शियन भाषा का है। इस प्रकार का परिवर्तन भारत के हिंदी भाषा के विद्वान नहीं कर सके। 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदी को सुदृढ़ बनाने के लिए हिंदी विद्यापीठ की स्थापना का उद्देश्य बताया और उसका केंद्र स्थान कहाँ बने उसका निर्णय करने को कहा। तब से अर्थात 1954 से 1998 तक हिंदी भाषा के विद्वान सोचते रहे कि कानपुर, लखनऊ, दिल्ली आदि में कहाँ कहाँ हिंदी शुद्ध है। यह विचार करने में 44 वर्ष बीत गए। इस कारण हिंदी भाषा का बहुत नुकसान हुआ। बाद में यह विद्यापीठ वर्धा में बनाया गया। स्वतंत्र भारत में भी लोग अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने में गर्व अनुभव करते हैं। पांडव भवन में काम करने वाले एक मजदूर परिवार ने बताया कि पति की कमाई से घर चलता है और पत्नी की कमाई से बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि बच्चे अंग्रेज़ी पढ़कर भविष्य में अच्छा कमाई कर सकें। मैंने पूछा कि आप हिंदी भाषा के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हो? तो उन्होंने बताया कि अभी हिंदी कौन पढ़ता है। ऐसी दशा हिंदी की भारत में है जो हिंदी का मूल स्थान है। परंतु हम गर्व से कहते हैं कि शिव बाबा की भाषा हिंदी है और विदेश के भाई बहनों में डिनिस बहन ने हिंदी भाषा को अच्छी रीति सीखा और दादी जानकी जी के हिंदी के प्रवचनों को अंग्रेज़ी में अनुवाद करके अन्य अंग्रेज़ी भाषी भाई बहनों को सहयोग करती हैं। हमको शिव बाबा ने बताया है कि भाषा और संस्कृति आदि में एकता लाने के लिए विचारों में विशालता रखनी होती है। जब तक सबके दिल में यह विशालता नहीं होगी तब तक शिव बाबा का यह प्रयोग कि इस धरा पर एक राज्य, एक भाषा, एक मत हो, वह सफल नहीं हो सकता है। शिव बाबा अनेक प्रकार के ऐसे प्रयोग हम बच्चों को निमित्त बनाकर कर रहे हैं और इस धरा पर आध्यात्मिक क्रांति ला रहे हैं। इस आध्यात्मिक क्रांति में निमित्त बनने का हमको सौभाग्य मिला है और हम सब मानते हैं कि हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई हैं। यही एकता के संस्कार हम सतयुग में ले जाएंगे और वहाँ एक मत होकर रहेंगे और एक ही भाषा बोलेंगे। शिव बाबा के इसी कर्तव्य के कारण हम सब कहते हैं, वाह हमारा बाबा और वाह हमारा भाग्य। ओम शांति। अगर श्रृंखला पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ओम शांति।